मोहन का पैगाम, लाउड स्पीकर पर लगाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मोहन यादव को कमान सौंपी गई है और कल सीएम पद की शपथ उन्होंने ली। सीएम एक्शन में भी आ चुके हैं। भोपाल में कैबिनेट की पहली बैठक और पहली ही बैठक में ऐसा एक्शन लिया जो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने पहल की, एक बड़े फैसले की। सीएम ने एमपी के धार्मिक स्थल समेत हर जगह पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है और सीएम ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। लाउड स्पीकर की जांच के लिए सभी जिलों में उड़नदस्ते बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई भी होगी। मतलब साफ है कि सीएम साहब फुल मूड में है। उन्होंने पहले ही बैठक में संदेश दिया और यह संदेश कह भी रहा है कि मोहन का पैगाम है, लाउड स्पीकर पर अब लगाम है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस पैगाम का असर यह भी कि अशोकनगर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री के आदेश का जमीनी स्तर पर अब असर नजर आने लगा है। 4 डीजे संचालकों पर कार्रवाई हुई। आपको बताएं कि पुलिस ने डीजे जब्त कर लिए। तेज आवाज में देर रात तक डीजे बजाया गया, जबकि नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सीधे निर्देश थे कि तेज आवाज में समय सीमा से आगे जाने पर अगर डीजे बजाया हुआ पाया गया, बजता हुआ पाया गया तो फौरन कार्रवाई होगी। और उसी के तहत अशोकनगर में लाउड स्पीकर के खिलाफ इस कार्रवाई का ये सिलसिला आप देखेंगे। 4 डीजे संचालक ऐसे जो कि तय समय सीमा से उल्लंघन करते हुए अशोकनगर में डीजे बजा रहे थे और काफी तेज आवाज में डीजे बज रहा था। उसके बाद पुलिस ने फौरन इन डीजे को जब्त कर लिया है। मुख्यमंत्री के आदेश का सीधा सीधा असर। फुल एक्शन मोड में एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ अफसरों ने भी देर नहीं की है कार्रवाई करने में। फौरन जमीनी स्तर पर अधिकारियों को अलर्ट किया गया। 4 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अशोकनगर का ये सिलसिला आप देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से अब निरंतर इस प्रकार की खबरें आए। चूंकि अब अगर फैसला नए मुख्यमंत्री की तरफ से आया है तो पालन कराया जाना अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। तेज आवाज में रात तक अगर डीजे बजाते हुए पाए जाते हैं तो फौरन कार्रवाई होगी। सीधा संदेश मोहन यादव की तरफ से दिया गया था और शुरुआत में इस प्रकार के कड़े तेवर ये बताता भी है कि आने वाले समय में और ज्यादा सख्ती के साथ कुछ और महत्वपूर्ण फैसले मोहन यादव की तरफ से लिए जा सकते हैं। बड़ी बात यह भी कि इन फैसलों का असर जमीनी स्तर पर अब आपको त्वरित देखने को मिलेगा। कल ऐलान और आज ये कार्रवाई। 4 डीजे पकड़े गए, 4 को जब्त कर लिया गया। मालिकों पर केस दर्ज हुआ है। उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे नियम के उल्लंघन की कोशिश उनकी तरफ से की गई। लाउड स्पीकर पर नियम अभी तक क्या कहते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। निश्चित समय सीमा में आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर की अनुमति होती है, लेकिन अगर प्रावधान का उल्लंघन होता है तो 5 साल की कैद भी हो सकती है। चलिए कुछ अलग अलग जिलों में हम ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई का असर हो रहा है। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से रिपोर्ट कर रहे हैं। शैलेंद्र चौहान है भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास पहुंच रही हूं। राजधानी में क्या इस पैगाम का असर देखने को मिलता है? क्या कार्रवाई जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं इसे लेकर? शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल कल ही नए सीएम मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला फैसला यही जारी किया कि जो भी लाउड स्पीकर हैं अगर वो नियम के विरुद्ध चलते हैं, शोर ज़्यादा होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो भोपाल में भी टीम का गठन हो गया है और इस तरह के अगर कोई अब लाउड स्पीकर बजाता है या कोई डीजे को तेज आवाज में बजाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह के पुलिस महकमे और जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी कर दी है और अपने महकमे को कहा है कि किसी भी तरह का अगर लाउड स्पीकर सुनाई दे, अगर आवाज नियमों से परे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम यहाँ पर कुछ लोगों के भी साथ है जो कि लाउड स्पीकर को लेकर बात करते हैं, तो हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का फैसला और उसको किस तरह आप लोग देखते हैं। क्या नाम है आपका? अनुभव शर्मा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में हम नए सीएम आ चुके हैं। कल उन्होंने आदेश जारी किया कि अब कोई भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा, नियम के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो सही है ना, पहले से भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए पहले से ही मानक तय थे, लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं करता था। तो कम से कम अब ये है कि लोग बाग अब उसको फॉलो करेंगे
और ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा, लोगों को परेशानी भी नहीं होगी, तो वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया डिसीजन है। और हम और भी बात करते हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग। एमपी में अब लाउड स्पीकर को बैन कर दिया गया, तेज आवाज में आप चला तो सकते हैं। आप लोगों को ये नए सीएम के आने का पहला फैसला है, क्या लग रहा है, किस तरह का फैसला मानते हैं? सही फैसला है, साउंड ज़्यादा तेज नहीं भी होना चाहिए क्योंकि नॉइज पोल्यूशन का है। आप किस तरह देखते हैं? मेरे हिसाब से देखेंगे तो ऐसे में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। और जैसा कि उन्होंने बोला कि नॉइज पोल्यूशन के लिए तो सबसे अच्छा है। चलिए तो मिला किसी के जुला असर, occasion, यानी कि function अपनी वगैरह अपनी में- राय रखते हैं यहाँ पर लोग। बने रहेगा शैलेंद्र हमारे साथ। सुशील के पास चलते हैं। सुशील, ग्वालियर में पैगाम का असर दिख रहा है क्या? और महत्वपूर्ण बात यह भी कि नए मुख्यमंत्री के एक्शन मोड को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं ग्वालियर वासी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में भी कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया है नए सीएम मोहन यादव का, उस फैसले के बाद लोगों में खुशी का माहौल है और इसका शहर में असर भी नजर आया है कि सुबह से ही ज़्यादा तेज आवाज़ के लाउड स्पीकर नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ बुद्धिजीवी और स्टूडेंट भी, इनसे बात करेंगे। सर, कैसा लगता है आपको जो फैसला आया है सीएम मोहन यादव ने, जो पहला फैसला दिया है? देखिए, डू बिलीव इन चेंज। जो परिवर्तन है वही प्रकृति का नियम होता है और परिवर्तन जो होता है वही सकारात्मक विकास लाता है। अभी जिस तरह से देखिए एक नया चेहरा लेके मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने दिया है और जिस तरीके से पहले दिन ही मोहन यादव जी ने निर्णय लिए हैं, उसमें देखिए हम जब उठते हैं सुबह से तो हमें शोर दिखाई देता है, इधर लाउड स्पीकर इधर लाउड स्पीकर, मानसिक तनाव का भी कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। तो उन सबसे निजात दिलाने के लिए एक बहुत ही एक दूरगामी कदम आते बराबर यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा भी जो भी निर्णय उन्होंने कल लिए हैं वे सभी बहुत ही आवश्यक निर्णय हैं। जिस तरीके से जमीन की जो आप देखेंगे, बहुत बहुत जरूरी निर्णय लिए हैं। हमारे साथ स्टूडेंट भी है। क्या लगता है आपको कि जो लाउड स्पीकर बैन करने का नियम लागू किया है नए सीएम ने, कैसा लगता है? सर, इससे कई ज़्यादा वातावरण में बहुत अच्छा माहौल होगा बिकॉज ड्यू टू द लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं स्टूडेंट को। वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहते हैं बट जी उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। जो आजकल के मैरिजेस में जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं, जो पॉल्यूशन है, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए। तो ड्यू टू सम रीज़न कहीं ना कहीं वो अपनी स्टडीज़ एंड करियर पे फोकस कर पाए। आपको लगता है शादी ब्याह में बड़ा शोर होता है, रात के वक्त तो बड़ी दिक्कतें होती है ग्वालियर जैसे शहर में? देखिए, जो फैसला लिया गया है वो स्वागत योग्य है और इस फैसले का सबको स्वागत करना चाहिए। और इसका विरोध जो भी करने की मंशा अगर बना रहे हैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं, तो हम सबसे पहले हिंदू हैं और हम इस देश के नागरिक हैं। हम जाति किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, हम सबसे पहले हिंदू हैं। और सब आप ये बताइए कि क्या जो फैसला आया है, अब लगता है आपको कि ग्वालियर में भी इसका असर नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। सबसे पहले तो डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत आभार और बधाइयाँ देना चाहूँगा कि बहुत ही पढ़े लिखे योग्य हैं और उन्होंने आम जनता के साथ साथ छात्रों के हितों को ध्यान रखते हुए कुछ बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक वादा किया है, पहले किया था और उसको अभी निभा रहे हैं वो। चलिए, यानी कि ग्वालियर वासी तो जमकर सराहना कर रहे हैं। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजधानी वासियों की राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव फौरन ही एक्टिव मोड में आते हैं। एक ऐसा फैसला जो हो सकता था कि डिबेट पैदा करता, लेकिन बहुत सकारात्मक तरीके से जनता इस फैसले को समझती हुई, मानती हुई, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर सख्ती और ज्यादा बढ़ती भी जाती है तो वो व्यापक स्तर पर आपको मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर, धरातल पर नजर आए। क्योंकि इसी प्रकार के मोड में मोहन यादव फिलहाल तो नजर आते हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि कैसे आने वाले समय में इसे लेकर कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिलता है। अशोकनगर का जिक्र हम कर रहे थे, आपने देखा किस प्रकार यहाँ पर 4 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हो सकता है कि इसका असर व्यापक तौर पर अलग अलग जिलों में आप आने वाले समय में देखें। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी, महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को इस्तीफा सौंप दिया है। हार से दुखी हैं और इसीलिए इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है सीधे। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राम सुंदर दास काम कर रहे थे। महंत ने चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए और उसी के चलते पीसीसी चीफ दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेज दिया। आपको पता होगा महंत राम सुंदर दास जो कि
काफी प्रचलित भी रहे और बृजमोहन अग्रवाल से लगातार उनकी मुलाकात का सिलसिला भी हमने देखा है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही है। ममता, मायने बताइएगा इसके। सुंदरदास वैसे भी अगर हम बात करें तो पहले रायपुर दक्षिण से नहीं लड़ना चाहते थे, उनकी तैयारी जो है वो दूसरी सीट से थी, लेकिन काफी खिंचम-खाच के बाद में रायपुर दक्षिण से उन्हें उतारा गया और इस संबंध को लेकर उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे और उन्होंने न्यूज़ 18 से भी बात की थी और भी जगह जो बातचीत की थी उसमें साफ तौर पर कहा था। अब उनकी बड़ी जो है वो हार हुई। बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ वो रायपुर दक्षिण से खड़े थे और हालांकि पार्टी ने जो है एक उस तरह से खड़ा किया था कि हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है जिस तरह से बीजेपी लगातार उठा रही थी, तो एक मैसेज ये भी चला जाए कि हम उसके खिलाफ नहीं है, इसलिए उन्हें रायपुर दक्षिण से उतारा गया था। काफी हाई प्रोफाइल सीट है और ये जो सीट है इसको लेकर एक मैसेज भी चला जाएगा पूरे प्रदेश में करके, लेकिन बुरी तरीके से हार हुई उनकी और उस हार के बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज को सौंप दिया है और उस इस्तीफे में लिखा है कि वो हार की नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और अपना इस्तीफा जो है वो सौंप रहे हैं। पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे वो इस्तीफा दे रहे हैं। भले ही देखना ये है कि क्या भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया हो, भले ही बृजमोहन अग्रवाल के अगेंस्ट वो खड़े हुए हों, लेकिन इससे पहले उनकी और बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकातों के सिलसिले भी हमने देखे हैं। क्या इस ओर आशंका बढ़ती है कि कांग्रेस के बाद सीधे बीजेपी में भी आ सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो जब चुनाव शुरू थे उस दौरान भी बृजमोहन अग्रवाल जो है उन्होंने आशीर्वाद लिया था, जीतने के बाद भी रामसुंदर दास से आशीर्वाद लिया था। चूंकि जो दूधाधारी मठ है वो काफी जो बड़ा मठ है और रायपुर में अपनी उसकी एक तरह से कह सकते हैं कितनी ख्याति है और लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है और चूंकि वो महंत है उसके तो लोग उनके पैर छूते ही हैं। तो जीत के बाद एक तरह से एक सामान्य शिष्टाचार बस गए थे, लेकिन ये देखने वाली बात हुई क्या पार्टी जो है उनका इस्तीफा स्वीकार करती है और क्या उनकी प्लानिंग ये है कि वो बीजेपी में शामिल हो, ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उस मुलाकात को उस तरह से नहीं देखा जा सकता। जीत के बाद वो आशीर्वाद लेने के लिए बृजमोहन अग्रवाल गए थे और चूंकि महंत थे तो राजधानी रायपुर में एक अलग तरह का और छत्तीसगढ़ में चूंकि महंत है वर्तमान में वो चलिए, यानी कि स्वाभाविक मुलाकात भी उसे कहें। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और इस बीच छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है जमानत याचिका, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। कोल लेवी मामला जिसे लेकर ईडी ने गिरफ्तारी की थी सौम्या चौरसिया की। भूपेश बघेल की उप सचिव भी रह चुकी है, उसके बाद निलंबित किया गया। गिरफ्तारी ईडी की तरफ से हुई। बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट से आस भरी निगाहों के साथ देख रही थी, लेकिन उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में राहत के कोई भी लक्षण मिलते हुए नजर नहीं आए। इसी के चलते मुश्किलें अब उनकी बढ़ने वाली हैं, ये सीधे तौर पर आप कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है राहत और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। कोल लेवी मामला, करोड़ों का घोटाला और उसके बाद ईडी की तरफ से गिरफ्तारी। भूपेश बघेल के उप सचिव के तौर पर काम कर रही थी सौम्या चौरसिया, लेकिन अब परेशानियां कुल मिलाकर बढ़ सकती हैं। कि सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, बताइएगा आगे क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, साफ तौर से लंबे समय से फिलहाल सौम्या चौरसिया इस पूरे मामले में कस्टडी में है और ऐसे में उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया है। चूंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उनकी तरफ से तथ्य रखे गए उन तथ्यों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि उनके वकील की तरफ से सौम्या चौरसिया के मामले में जो दलीलें और जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए वो इनकम्प्लीट थे और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जो अर्जी है उसको फिलहाल खारिज कर दिया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सौम्या चौरसिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं क्योंकि कोल लेवी के मामले में ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो हालांकि छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी उप सचिव रह चुकी हैं। इस पूरे मामले के जो तार हैं वो कहां तक जाएंगे इसकी जांच अभी ईडी कर रही है, लेकिन ईडी की तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि जिस तरह कोल लेवी मामले में घोटाला हुआ है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संपत्तियां सौम्या चौरसिया के द्वारा अर्जित की गई है, उसके तार अभी फिलहाल जोड़े जा रहे हैं और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज की है तो निश्चित रूप से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और अब देखिए खबरों का 50-50 एक्शन में सीएम मोहन यादव दोपहर 12:30 बजे